Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video we are going to discuss 12 January 2026 के द हिंदू के सारे editorial का simplification. So without wasting any time, let's get started. The first editorial we are going to discuss is about US isolationism. So पहले देखते हैं कि कोर इशू है क्या. एडिटोरियल का सेंट्रल कंसर्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक शार्प इन्वर्ट टर्न लिया है. किस चीज़ से? यानी कि मल्टीलेटरलिज्म से रिट्रीट किया है. यूएस ने अनाउंस किया है विड्रॉल किस किस चीज़ से? यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से एंड 65 प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्लेटफॉर्म से. सो इसका ऑफिशियल रीजनिंग क्या है? उन्होंने कहा है कि ये इंस्टीट्यूशंस यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं. ये पॉलिसी एडजस्टमेंट नहीं है बल्कि आइसोलेशनिस्ट का कॉन्शियस चॉइस है. अगला सवाल आता है व्हाट द यूएस हैज़ डिसाइडेड. एडिटोरियल डिटेल में बताता है कि यूएस ने किन एरियाज से पीछे हटने के लिए बात की है. वो बात कर रहा है एग्जिट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म, जेंडर इक्वालिटी, माइनॉरिटी राइट बॉडीज, रूल ऑफ लॉ एंड डाइवर्सिटी रिलेटेड यूएन एजेंसीज. जो बाइडन के टाइम जो क्लाइमेट एक्शंस लिए गए थे उनका रोल बैक करने की बात हो रही है. कॉन्टिन्यूटी कहाँ दिख रही है? कॉन्टिन्यूटी दिखती है ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से एग्जिट किया गया. सो मैसेज एकदम क्लियर है कि यूएस ग्लोबल कोऑपरेशन से निकलकर नैरो नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट पर आ रहा है विच इज़ लाइक इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स प्योर आइसोलेशनिज्म. अब अगला सवाल आता है कि इमीडिएट ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है इसका. पहला इम्पैक्ट है ग्लोबल हेल्थ सेटबैक. यूएस का डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इम्पैक्ट दिख रहा है. कहाँ पर? मेटर्नल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी पर, डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम्स पर, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, HIV एड इनिशिएटिव्स वगैरह पर. सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हेविली डिपेंड करते हैं यूएस फंडिंग पर, यूएस की टेक्निकल सपोर्ट पर. सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ग्लोबल साउथ को. और हम कहाँ पर आते हैं? वी ऑल्सो कम अंडर ग्लोबल साउथ ओनली. दूसरा ग्लोबल इम्पैक्ट है क्लाइमेट एंड ह्यूमन राइट्स वैक्यूम. एडिटोरियल याद दिलाता है कि हिस्टोरिकली यूएस लार्जेस्ट फंडर एजेंडा सेटर था. ठीक है, तो रिस्क क्या है? अब विड्रॉल से क्या हो रहा है कि लीडरशिप वैक्यूम और फाइनेंसिंग वैक्यूम देखने को मिलेगा. अब रिस्क ये है कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन स्लो हो सकती है, ह्यूमन राइट्स और लेबर स्टैंडर्ड्स डाइल्यूट हो सकते हैं और वीक मॉनिटरिंग के साथ ये सब देखने को मिलेगा. सो क्लाइमेट जैसे इश्यूज़ में वन बिग प्लेयर का एग्जिट मतलब सिस्टम का वाइड शॉक देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट हमारा आता है जियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज. अब एडिटोरियल पावर पॉलिटिक्स का एंगल लाता है. जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसे फिल कर सकता है चाइना या फिर रशिया. अब कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि इन कंट्रीज़ की ग्लोबल गवर्नेंस प्रायोरिटीज़ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ अलाइन बिल्कुल भी नहीं है. इट्स नॉट अलाइन विद द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स. तो होगा क्या कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर वीक हो सकता है, पावर बेस्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो सकता है. मतलब यूएस का रिट्रीट, अथॉरिटेरियन इन्फ्लुएंस का एक्सपेंशन देखने को हमें मिलेगा. नेक्स्ट हमारा आता है पैटर्न ऑफ यूएस बिहेवियर. एडिटोरियल कहता है कि ये एक आइसोलेटेड डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है. पास्ट में भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेड टैरिफ्स को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ किया है, ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स को डिस्टर्ब किया है. अब नए पैटर्न में भी वो यही कर रहा है. क्या कर रहा है? कोऑपरेशन की बजाय कन्फ्रंटेशन कर रहा है. ग्लोबल कॉमन्स जो है जैसे कि क्लाइमेट हेल्थ की बजाय वो नेशनल कैलकुलस की तरफ जा रहा है. कोऑपरेटिव गवर्नेंस ऑफ ग्लोबल कॉमन्स. नेक्स्ट हमारा बात होता है लार्जर आइडियोलॉजिकल रिस्क पर. यहाँ एडिटोरियल एक डीपर सोशल रिस्क इम्पैक्ट पॉइंट आउट करता है. ये कहता है कि सस्टेन इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज जैसे कि एथनो नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन करती है. यूएस वर्सेस अस वर्सेस देम माइंडसेट को ये नॉर्मलाइज कर रही है. क्या? अस वर्सेस देम को क्या कर रहा है? ये नॉर्मलाइज कर रहा है. व्हाट इज इट डूइंग? इट इज़ नॉर्मलाइजिंग इट. सो हिस्ट्री से अगर हम लेसन ले, हिस्ट्री शोज दैट आइसोलेशनिज्म मतलब एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब पोलराइजेशन और पोलराइजेशन मतलब इंस्टेबिलिटी. सो ग्लोबल पॉलिटिक्स का टोन ही टॉक्सिक हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन द नेशन स्टेट सिस्टम. एडिटोरियल एक कंसेप्चुअल रिमाइंडर देता है आज के ग्लोबल चैलेंजेस में जो है. अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, पैंडमिक्स या फिर माइग्रेशन से, तो ये जो इश्यूज़ हैं ये बॉर्डर्स फॉलो नहीं करते, आइसोलेशन में सॉल्व नहीं होते. अगर मेजर पावर्स कोऑपरेट नहीं करते तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वीक हो जाएंगे और कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कोलैप्स हो जाएगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वाई दिस मैटर्स फॉर द वर्ल्ड. क्यों ये इतना मैटर कर रहा है? एडिटोरियल का ब्रॉडर वार्निंग यही है कि यूएस आइसोलेशनिज्म क्या करेगा? यूनिलेटरलिज्म को नॉर्मलाइज कर देगा और ग्लोबल गवर्नेंस को हॉलो कर देगा, वीकन कर देगा. 21st सेंचुरी का जो वर्ल्ड है वो फ्रेगमेंटेड,
क्लाइमेट प्रोन और लेस कोऑपरेटिव हो सकता है। ये सिर्फ अमेरिका का डिसीजन नहीं है, दुनिया के लिए ये प्रेसिडेंट बन सकता है। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एडिटोरियल? एडिटोरियल का फाइनल वर्डिक्ट एकदम स्ट्रांग है कि ट्रम्प के अंडर जो है वो यूएस का इनवर्ट टर्न देखने को मिल रहा है। एक पॉलिसी शिफ्ट से ज़्यादा ये ग्लोबल ऑर्डर के लिए शॉक सिस्टम है, सिस्टमैटिक शॉक है। मल्टीलेटरल कमिटमेंट्स छोड़ना एथनो नेशनलिज्म को फ्यूल करता है, रेसिज्म को एनकरेज करता है, एक्सक्लूजन को जो है लेजिटिमाइज करता है और ग्लोबल क्राइसिस के कलेक्टिव रिस्पॉन्स को अंडरमाइन करता है। सो व्हाट कैन बी अ की टेक अवे फॉर द एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये बोलता है कि एक डीपली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में आइसोलेशनिज्म सिक्योरिटी बढ़ाता है। इट डज नॉट एनहांस सिक्योरिटी बढ़ाता नहीं है, बल्कि ट्रस्ट, कोऑपरेशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को इरोड कर देता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, विच टॉक्स अबाउट फास्टर इज नॉट फेयरर, पॉक्सो केस क्लियरेंस नंबर्स। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि कोर इशू क्या है। गवर्नमेंट ने 2025 में एक स्ट्रॉन्ग क्लेम प्रोटेक्ट किया। उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ने पॉक्सो केसेस का डिस्पोजल रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा कर दिया, विच इज़ 109%। पर एडिटोरियल का सेंट्रल पॉइंट यही है कि फास्ट डिस्पोजल का मतलब फेयर जस्टिस तो नहीं होता है। सो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन चाइल्ड जस्टिस आउटकम्स एक्चुअली वर्स हो रहे हैं। तो डेटा क्या दिखाता है? व्हाट द डेटा शोज। सिंपल फैक्ट समझ लेते हैं। केसेस कितने रजिस्टर हुए? 80,000 से ज़्यादा। कितने डिस्पोज हुए? 87 से ज़्यादा। तो रेट कितना हो गया? 109। सो फास्ट ट्रैक स्पेशल केसेस जो है टोटल 773 हैं। पॉक्सो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स 400 हैं। और ये एक्सपेंशन फंडिंग कहाँ से आ रही है? निर्भया फंड से आ रही है। और ये एक्सपेंशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के बाद हुआ। तो सरफेस पे लगता है कि सिस्टम फास्ट हो गया, पर जस्टिस सिर्फ स्पीड से नहीं आती है। तो कोर प्रॉब्लम है क्या? कोर प्रॉब्लम ये है कि स्पीड ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि जस्टिस जो है आ गई है। एडिटोरियल एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, वो एस्पेक्ट दिखाता है कुछ। वो कह रहा है कि जो केस डिस्पोजल है वो बहुत फास्ट हो गए हैं, कन्विक्शन रेट गिर गया है, चाइल्ड सपोर्ट एंड केयर जो है वो वीक हो गई है और ट्रायल क्वालिटी पुअर हो गई है। मतलब फाइल्स क्लोज हो रही हैं, लेकिन ट्रुथ इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। अब ज़रा कुछ कन्विक्शंस देख लेते हैं। द अलार्मिंग डिक्लाइन। यहाँ एडिटोरियल का सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट आता है। 2019 में जो कन्विक्शन रेट था वो 35% था, 23 में सिर्फ 29% रह गया। एक्सपेक्टेड ये है कि फास्ट कोर्ट्स के बाद कम से कम 45% तो होना चाहिए, बट रियलिटी क्या है? 16% परसेंटेज पॉइंट लोअर हुआ है। मतलब यही है कि अक्यूज ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, कन्विक्टेड कम। सो दिस इज द कोर इशू। नाउ व्हाई फास्टर ट्रायल्स आर फेलिंग चिल्ड्रन? सो सबसे पहला रीज़न है पुअर इन्वेस्टिगेशंस। स्पीड कोर्ट में बढ़ी है, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन वही है, स्लो और वीक। सो क्या हो रहा है? रश्ड पुलिस वर्क यानी कि रश्ड FIRs हो रहे हैं, इनकम्प्लीट चार्जशीट हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में डिले देखने को मिल रहा है। लार्जर स्टेट्स जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र वगैरह, उसमें प्रॉब्लम और ज़्यादा सिवियर देखने को मिल रही है। मतलब कोर्ट जो है वो फास्ट है, पर फाउंडेशन हमारी अभी भी वीक है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस मिसिंग। पॉक्सो एक्ट का प्रॉमिस था क्या? सेंसिटिव हैंडलिंग, टाइम बाउंड ट्रायल्स और चाइल्ड सेंट्रिक प्रोसीजर्स। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बच्चों को बार बार स्टेटमेंट देना पड़ता है, लॉन्ग वेटिंग देखने को मिल रही है हमें, लॉन्ग ट्रायल्स है, रिपीटेड टेस्टिमनीज हैं, इमोशनल एग्जॉशन हो जाता है और मिनिमल साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यानी कि काउंसलिंग ऑलमोस्ट एब्सेंट है। स्पीड के प्रेशर में चाइल्ड ट्रॉमा डबल हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है सपोर्ट पर्सन्स लॉ ऑन पेपर। लॉ क्या कहता है पहले ये देखते हैं। सेक्शन 39 पॉक्सो एक्ट ये मैंडेट करता है कि सपोर्ट पर्सन यानी कि जो है हमारे जो पर्सन्स हैं उन्हें हमें मैंडेटरीली सपोर्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट 2021 ने भी इस चीज़ को रिपीट किया, रीअफर्म किया। एंड NCPCR गाइडलाइंस ने डिटेल इन NCPCR गाइडलाइंस। अब बात कर लेते हैं ज़रा ग्राउंड रियलिटी की। बहुत से स्टेट्स ने सपोर्ट पर्सन्स एम्पेनल नहीं किए। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट इसका ये हुआ कि फैमिलीज जो हैं वो अकेली रह गई हैं, केस कोलैप्स हो जाता है और विड्रॉल और कॉम्प्रोमाइज़ बढ़ता जाता है। अब ज़रा हम एक मिसिंग शील्ड देख लेते हैं, विच इज़ पैरालीगल वॉलंटियर्स। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया कि हर पुलिस स्टेशन में PLV हो, वो भी फॉर पॉक्सो केसेस। क्या होना चाहिए? PLVs यानी कि पैरालीगल वॉलंटियर्स हर पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। अब ग्राउंड डेटा क्या कहता है? वो कहता है कि आंध्रा में 42 हैं 919 स्टेशन के लिए, लेकिन हर स्टेशन के लिए बोला गया था। तमिलनाडु में तो है ही नहीं और 1500 प्लस स्टेशन हैं। सो इम्पैक्ट समझो, इससे क्या होगा कि FIR डिले होंगी, पुलिस का प्रेशर होगा, फैमिलीज़ को जो है इंटिमिडेट किया जाएगा, एविडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। सो PLV होता तो डैमेज कंट्रोल पॉसिबल था थोड़ा बहुत। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एडिटोरियल रियल केसेस दिखाता है।
जैसे कि उन्नाव रेप केस में क्या हुआ था कि एफआईआर डिले हो गई थी और फैमिली को थ्रेटन किया गया था। ललितपुर यूपी केस 2022 में सर्वाइवर जो है असॉल्ट किया जा रहा था सर्वाइवर को अगेन एंड अगेन एट द पुलिस स्टेशन एंड एफआईआर एनजीओ के इंटरवेंशन के बाद ही रजिस्टर हुई थी। सो पीएलवी कुड हैव प्रिवेंटेड इस, ये सिस्टम फेलियर है एंड नॉट द केस फेलियर। अब बात करते हैं कुछ जुडिशियल कंसर्न्स की। एडिटोरियल अनकंफर्टेबल रियलिटी पॉइंट आउट करता है। वो कहता है कि कुछ कोर्ट्स ने क्या किया है कि मैरिज लेटर के प्रॉमिस पर इक्विटल दे दिया कि बाद में शादी कर लेंगे तो चलो छोड़ देते हैं। तो सेक्शन 6 एग्रेवेटेड असॉल्ट की सीरियसनेस एकदम इग्नोर कर दी है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट है सर्वाइवर को लाइफ लॉन्ग टाई विद द अब्यूज़र, यानी कि आपको ज़िंदगी भर अपने अब्यूज़र के साथ ही रहना है। जस्टिस का एकदम कंप्लीट कोलैप्स देखने को मिलता है। बिकॉज मुझे लगता है एज अ फीमेल ऑल्सो आई फील दैट दिस इज़ नॉट अ राइट डिसीजन कि आप जो आपका अब्यूज़र है उसी के साथ लाइफ लॉन्ग रह रहे हो जस्ट बिकॉज उसने आपके साथ एक बार कुछ गलत कर दिया है। तो होता क्या है कि ये चीज़ अब नॉर्मलाइज हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपनसेशन की, विच इज़ टू लेट टू हील। लॉ अलाउ करता है कि इंटीरियम कंपनसेशन एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर। प्रैक्टिस में होता क्या है कि कोर्ट्स जो है वो फाइनल वर्डिक्ट तक वेट करते हैं, पैसा मिलता है काफ़ी सालों के बाद, और जो हाई कोर्ट्स हैं वो रिपीटेडली लीगल एड अथॉरिटीज़ को पुल अप करती हैं। तो इसका मतलब है डिलेड कॉम्पनसेशन इज़ नॉट मीनिंगफुल रिलीफ। नाउ व्हाट इज़ द हिडन कॉस्ट फॉर द फैमिलीज़? एडिटोरियल एक ऑफन इग्नोर्ड एंगल बताता है। वो कहता है कि ऑब्वियसली फैमिलीज़ के लिए भी काफ़ी हिडन कॉस्ट होती है, जैसे कि ट्रैवल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ डेली वेजेस, मदर्स क्विटिंग देयर जॉब्स, माँ जो है अपनी जॉब से छोड़ देते हैं। समटाइम्स दे हैव टू टेक लोन फॉर द सर्वाइवल। तो होता क्या है कि स्पीड के साथ सपोर्ट नहीं है तो हार्म और ज़्यादा डीप हो जाता है, इट डीपन्स द हार्म। सो व्हाट एक्चुअली वर्क्स? एविडेंस बेस्ड फिक्सेस। एडिटोरियल सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करता, वो सोल्यूशंस भी देता है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आरटीआई बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ सपोर्ट पर्सन्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट डेडलाइंस की बात करता है, बंडलिंग ओल्ड केसेस, यानी कि ओल्ड केसेस का बंडलिंग, क्वार्टरली कन्विक्शन ऑडिट्स, एंड मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल भी देता है। कहता है फास्टर फॉरेंसिक, सेंसिटिव हैंडलिंग मतलब बेटर कन्विक्शन रेट। अब की इनसाइट देख लेते हैं। ये कहता है कि फाइल्स जो है वो फास्ट क्लोज करना जस्टिस नहीं होता, जस्टिस के लिए इन्वेस्टिगेशन, सपोर्ट और डिग्निटी चाहिए होती है। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एडिटोरियल? पॉक्सो सिस्टम कंक्लूजन ये कहता है कि पॉक्सो सिस्टम अभी क्या करता है, वो नंबर्स चेज कर रहा है, आउटकम्स चेज नहीं कर रहा है। चिल्ड्रन के आउटकम्स इग्नोर किए जा रहे हैं। सो जब तक स्पीड और क्वालिटी नहीं होगी, ट्रायल और सपोर्ट नहीं होगा, डिस्पोजल और कन्विक्शन नहीं होगा, तो ये सब साथ में नहीं आएंगे, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। सो फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ प्रोसीड्यूरल सक्सेस रहेंगे, सब्सटैंटिव जस्टिस नहीं मिल पाएगा। सो व्हाट इज़ द एग्जाम टेक अवे? जुडिशियल एफिशिएंसी बिना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के प्रोसीड्यूरल सक्सेस हो सकती है लेकिन सब्सटैंटिव जस्टिस नहीं दिलाएगी। इसी पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड एक और एडिटोरियल आया आज के हमारे न्यूज़पेपर में, विच इज़ यंग लव, पॉक्सो एक्ट एंड पेरेंटल पुशबैक। पहले बात करते हैं कि कोर इशू है क्या। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ओपनली एक्नॉलेज किया एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम, विच इज़ पॉक्सो एक्ट का मिसयूज़ हो रहा है स्पेशली पेरेंट्स के थ्रू, जो कंसेंशुअल टीनेज रिलेशनशिप्स को तोड़ने के लिए लॉ यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स के लिए पेरेंट्स इसको यूज़ कर रहे हैं। चले जाते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन के लिए ये जो बना था लॉ, वो कंट्रोल का टूल बन गया है। सो वाई दिस इज़ अ प्रॉब्लम? पॉक्सो एक्ट का ओरिजिनल पर्पस था कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द सेक्शुअल अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह, बट प्रैक्टिस में हो क्या रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि लॉ यूज़ हो रहा है एलोपमेंट केसेस में, यानी कि जैसे बच्चे भाग वगैरह जाते हैं, प्यार करते हैं आपस में, तो पेरेंट्स यूज़ कर लेते हैं कि अरे हमारा बच्चा अभी 18 साल का नहीं हुआ है तो इस पर क्या कर दो, 18 का नहीं हुआ है हमारा बच्चा अभी, तो क्या करो इस पर पॉक्सो लगा देते हैं, डर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो जेन्युइनली सेक्शुअल अब्यूज़ के लिए बना था उसको पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप्स में फैमिली ऑनर एनफोर्स करने के लिए। सो रिजल्ट क्या है कि टीनेज कंसेंट को इग्नोर करके क्रिमिनल लॉ लगा दिया जाता है। अब ज़रा स्ट्रक्चरल फ्लॉ देख लेते हैं। फ्लॉ मतलब कमी क्या है पॉक्सो एक्ट में। यहाँ एडिटोरियल का कोर लीगल इशू आता है क्या कि एज ऑफ कंसेंट क्या है, 18 साल है, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लॉ भी है, उसमें माइनर की कंसेंट लीगली इररिलेवेंट हो जाती है। मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट भी इसमें दी गई है। मैंडेटरी मतलब पक्का पक्का मिलेगी आपको। तो रिजल्ट क्या होता है इस चीज़ का कि इसका इफेक्ट क्या होता है कि लॉ डिफ्रेंशिएट नहीं करता बिटवीन टू टीनेजर्स इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप और एडल्ट कमिटिंग सेक्शुअल अब्यूज़। मतलब आप प्रॉपरली अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में आए हो या फिर आपके साथ सेक्शुअल अब्यूज़ हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर नहीं है। सो लॉ क्या करता है, वो इनडिस्क्रिमिनेट नेट क्रिएट करता है, यानी कि दोनों सेम ब्रैकेट में
आ जाते हैं। दोनों ही केसेस में सेम ब्रैकेट तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ तो मर्जी है और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं ज़बरदस्ती की गई है। अब सवाल आता है कि हाउ फैमिलीज मिस यूज़ इट। ये तो देख लिया हमने कि फैमिलीज मिस यूज़ कर रही हैं, पर कैसे। कॉमन पैटर्न समझो कि रिलेशनशिप पसंद नहीं आया तो कास्ट इशू, रिलीजन इशू, सोशल रेपुटेशन इशू, ये सब आ जाता है। पेरेंट्स जो है एफआईआर फाइल कर देते हैं किस चीज़ की, किडनैपिंग की और सेक्सुअल असॉल्ट कंप्लेंट्स की। और अगर लड़की जो है 18 साल से कम है तो पॉक्सो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो ही जाता है। स्टेट का क्रिमिनल मशीनरी यूज़ होता है, पार्टनर को जेल भेज दिया जाता है। जो बच्चे के दिमागी असर पर, उसकी मेंटल एंड फिजिकल अपब्रिंगिंग पर और डेवलपमेंट पर काफ़ी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट्स कंसर्न की। 9 जनवरी कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करी, इस मिसयूज़ को मिनेस बोला। क्या बोला? मिसयूज़ को मिनेस बोला। जजमेंट जो है लॉ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड की, क्लियर सिग्नल दिया क्या कि प्रोसिक्यूटोरियल ओवर रीच को कर्ब करना ज़रूरी है। मतलब हर केस में ब्लाइंड प्रोसिक्यूशन जस्टिस नहीं होती। अब लॉ कमीशन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2023 रिपोर्ट का एक बैलेंस्ड व्यू आया। क्या कि एज ऑफ कंसेंट 18 से कम करने से मना किया है। रीज़न क्या है कि ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, ये सारे इश्यूज अभी भी हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिली है हमें, वो ये कहते हैं कि कंसेंशुअल टीनेज इंटीमेसी को वायलेंट सेक्सुअल क्राइम जैसा ट्रीट करना एकदम हार्मफुल है। दोबारा सुनो कि कंसेंशुअल टीनेज इंटीमेसी को वायलेंट सेक्सुअल क्राइम ट्रीट करना हार्मफुल है। सो कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं वो देख लेते हैं। रिकमेंडेशन कहती है कि जुडिशियल डिस्क्रिशन अलाउ की जानी चाहिए, स्पेशली 16 से 18 एज ग्रुप के केसेस में, और पनिशमेंट ऑटोमेटिक ना हो। सो व्हाट इज़ द बिगर गैप? नो नॉन प्यूनेटिव सपोर्ट, कि कोई भी नॉन प्यूनेटिव सपोर्ट नहीं है। एडिटोरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल एंगल दिखाता है कि जब टीनेजर्स ऑटोनॉमी दिखाते हैं तो पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं किस चीज़ से? प्रेशर से, थ्रेट से और एफआईआर से। स्टेट का रिस्पॉन्स क्या होता है? स्टेट का रिस्पॉन्स होता है पुलिस लेड और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अरेस्ट हो जाते हैं बच्चे। सो व्हाट इज़ मिसिंग? मिसिंग क्या है? मिसिंग है कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग, फैमिली मीडिएशन, सेफ स्पेसेस फॉर एडोलेसेंट, रिलेशनशिप एंड सेक्सुअलिटी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। लॉ के अलावा सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है कोई भी। सो वाई दिस मैटर्स? इतना मैटर क्यों कर रहा है? बिकॉज क्रिमिनल लॉ यूज़ हो रहा है टू सॉल्व द फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, जनरेशनल फियर या फिर सोशल कंट्रोल वगैरह के लिए। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि यंग कपल्स को ट्रॉमा फेस करना पड़ता है, नॉर्मल एडोलेसेंस का क्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है, एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज पे डिस्ट्रस्ट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में रियल अब्यूज केसेस भी डाइल्यूट हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट। आप एकदम से क्लियर करो अपने स्टेप्स पर्सपेक्टिव से, ये आपके एग्जाम में ऐसे यूज़ हो सकते हैं। पहला आएगा लीगल रिफॉर्म। कंसेंशुअल एडोलेसेंट केसेस में लिमिटेड जुडिशियल डिस्क्रिशन और ऑटोमेटिक जेल नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी शिफ्ट में क्या होना चाहिए कि पहला रिस्पॉन्स काउंसलिंग और मीडिएशन होना चाहिए और पुलिस और प्रोसिक्यूशन आपका लास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए। देन सोशल इन्वेस्टमेंट, एडोलेसेंट फ्रेंडली सर्विसेज होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट होना चाहिए, स्कूल एंड कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस होनी चाहिए, और लास्ट रिजॉर्ट में क्या आना चाहिए? पुलिस और प्रोसिक्यूशन। पहला स्टेप नहीं होना चाहिए ये। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? इशू ये नहीं है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वर्सेस एडोलेसेंट ऑटोनॉमी, ये इशू बिल्कुल भी नहीं है। रियल इशू ये है कि दोनों कोई एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर पॉक्सो फ्रेमवर्क रिफाइन नहीं हुआ और सोशल सपोर्ट ऐड नहीं हुई तो लॉ प्रोटेक्शन की बजाय पनिशमेंट का सिंपल बना रहेगा। एग्जाम टेक अवे देख लेते हैं। ओवर क्रिमिनलाइजेशन बिना सोशल सपोर्ट के वेलफेयर लॉस को कंट्रोल के टूल्स में बदल देता है और जिनको बचाना होता है उन्हीं को वो नुकसान पहुंचाने लग जाता है। Let's talk about another editorial, which is the year gone by, the Quad's year of interregnum. तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। 2025 ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए काफ़ी टर्ब्यूलेंट साल रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंसी में रिटर्न किया। इंडो पैसिफिक रीजन सबसे ज़्यादा कॉन्टेस्टेड स्ट्रैटेजिक थिएटर बन गया और यूएस चाइना राइवलरी और ज़्यादा शार्पन देखने को हमें मिली। सो इस बैकड्रॉप में क्वाड, विच इज़ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन लीडरशिप लेवल पर एक पॉज के साथ देखने को मिला। तो सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि क्वाड है क्या? क्वाड का मतलब है 4 डेमोक्रेसीज का स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। कोर ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल है, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्या है आपके लिए कि क्वाड जो है वो फॉर्मल अलायंस नहीं है, ठीक है, कोई ट्रीटी या सेक्रेटेरिएट नहीं है, एक फ्लेक्सिबल नॉन इंस्टीट्यूशनल फोरम है ये। सो वाई 2025 इज कॉल्ड एज अ ईयर ऑफ इंटररेग्नम? हमने देखा कि यही हमारा क्या है, टॉपिक है। तो क्यों कहा जा रहा है इसे ईयर ऑफ इंटररेग्नम? सबसे पहले इंटररेग्नम होता क्या है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब होता है कि 2 फेजेस के बीच में एक पॉज आ जाना, यानी कि हमारा कोई इंस्टीट्यूशन था,
उसके 2 फेज थे। अब ये जो बीच का जो पॉज है, इस पॉज को हम क्या बोलेंगे? इस पॉज को हम बोलेंगे इंटररेग्नम। 2025 में क्या हुआ? 2025 में कोई क्वाड लीडर समिट हुआ ही नहीं। इंडिया को होस्ट करना था, पर समिट जो है वो मटेरियलाइज ही नहीं हुआ। इसी डाउट उठे कि क्वाड की मोमेंटम पर ट्रंप के अंडर यूएस कमिटमेंट पे, पर ये पॉज सिर्फ टॉप लेवल था, ठीक है, और ग्राउंड लेवल पर कोऑपरेशन रुकी नहीं, तो वो चली रही थी। लेट्स टॉक अबाउट ट्रंप एंड द क्वाड। यहाँ एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना ज़रूरी है। ट्रंप को ऑफन एंटी मल्टीलेटरल बोला जाता है, बट ऐसा है नहीं। ही इज़ द की आर्किटेक्ट। लेकिन फैक्ट ये है कि 2017 में क्वाड रिवाइवल का आर्किटेक्ट ट्रंप ही थे। 2025 में ऐसा क्या हुआ? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने होस्ट किया उसको। उसने जनवरी 2025 और जुलाई 2025 में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को होस्ट किया। क्लियर एकदम था सिग्नल कि क्वाड यूएस के लिए प्रायोरिटी बना हुआ है। इट रिमेन्स अ यूएस प्रायोरिटी। एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं क्वाड का। 2004 में हुआ क्या कि इंडियन ओशन सुनामी आई, विच वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। ना फिर क्वाड फेड हो गया। 2017 में चाइना के असर्टिव बिहेवियर का रिस्पॉन्स में रिवाइवल देखने को मिला, और 21 और 24 में 6 लीडर समिट, और लास्ट समिट कहाँ हुई? 2024 में यूएस में, और होस्ट थे इसके जो बाइडन। ना क्वाड एक्टिविटीज दैट कंटिन्यूड इन 2025। यहीं से एडिटोरियल का मेन आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होता है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? क्वाड एट सी। शिप ऑब्जर्वर मिशन, कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया गया और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इंप्रूव की गई। नेक्स्ट हमारा आता है पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर रिलेशनशिप। पहली मीटिंग हुई मुंबई अक्टूबर में। फोकस था सस्टेनेबल पोर्ट, रेजिलियंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा आता है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। लोकेशन है इसकी गुआम। ऑल द 4 क्वाड कंट्रीज इन्वॉल्व। ऑब्जेक्टिव है मैरीटाइम इंटरपेरेबिलिटी, नेवल कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। इंटरऑपरेबिलिटी, नेवल कोऑर्डिनेशन। सो व्हाई लीडर लेवल समिट्स मैटर? क्यों मैटर करती है? ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो क्वाड का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट तो है नहीं। लीडर्स की जो समिट है वो पॉलिटिकल ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देते हैं और न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं। 2025 में और कॉम्प्लेक्सिटी आई। क्यों? क्योंकि ट्रंप वापस आ गए। जापान को नया पीएम मिला अक्टूबर 2025 में, तकाइशी। और हुआ ये कि इसलिए लीडर समिट का डिले नोटिसिएबल एकदम हमें देखने को लगा। सो व्हाट वी आर लुकिंग अहेड। पॉजिटिव सिग्नल भी दिया गया। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर ने अक्टूबर 2025 में यूएस सेनेट को इन्फॉर्म किया कि अर्ली 2026 में क्वाड लीडर समिट के एफर्ट्स चल रहे हैं। सो ओवरऑल असेसमेंट क्या है? एडिटोरियल का बैलेंस कंक्लूजन देखने को मिलता है। 2025 क्वाड के लिए टेस्ट था, सेटबैक नहीं था। लीडर समिट ना होने के बावजूद इनिशिएटिव्स चलती रहीं, कोऑपरेशन डीपन हुआ। ये दिखाता है कि क्वाड की रेजिलियंस, इंडो पैसिफिक में उसकी स्ट्रैटेजिक रेलिवेंस। सो व्हाट कैन बी द कंक्लूजन फॉर दिस? 2025 को क्वाड का डिक्लाइन कहना एकदम से गलत होगा। ये एक पॉज है बिटवीन द 2 फेजेस, यानी कि इंटररेग्नम है, कोई फेलियर या डिक्लाइन नहीं है। इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और मेंबर कंट्रीज के बीच सस्टेन कोऑपरेशन को देखते हुए क्वाड को अभी राइट ऑफ करना बहुत जल्दी होगा। इट इज़ टू अर्ली टू राइट ऑफ द क्वाड ऑफ। क्वाड आज भी रीजनल स्टेबिलिटी का पिलर है, ग्लोबल पब्लिक गुड्स का प्रोवाइडर है, बस अब लीडरशिप लेवल मोमेंटम का वेट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है री इमेजिनिंग delimitation, why the south feels penalized and what it can be and what can be done. So we have to talk about delimitation here. देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले कोर प्रॉब्लम क्या है? कोर प्रॉब्लम ये है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो जो है क्या कहते हैं, एक पैराडॉक्स फेस कर रहे हैं। अब वो पैराडॉक्स क्या है वो भी देख लेते हैं। इंडिया के सदर्न स्टेट्स एक अजीब पैराडॉक्स फेस कर रहे हैं। जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल में सक्सेसफुल रहे वही आज पीनलाइज्ड फील कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि साउथ ने अर्ली इन्वेस्ट किया किस किस चीज़ में, हेल्थ में, एजुकेशन में और फैमिली प्लानिंग में। तो रिजल्ट क्या था? रिजल्ट बहुत अच्छा था कि फर्टिलिटी रेट नीचे आई, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो गई। लेकिन हुआ क्या कि प्रॉब्लम यहाँ पर ही आ रही है कि आज भी पॉपुलेशन साइज को हैवी वेट दिया जा रहा है। किस चीज़ में? फाइनेंस कमीशन में और फ्यूचर डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स में। मतलब पॉपुलेशन कम, या मतलब यही है कि कम पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि कम टैक्स शेयर, कम पॉलिटिकल वेट, तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी कम कम मिल रही है। अब डेटा का ग्राउंड रियलिटी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बताया कि 1991 के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई। यूपी ज़्यादा हुई है, सॉरी, कहाँ यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, लेकिन साउथ में नहीं हुआ बिकॉज साउथ ने एफर्ट्स लिए।
सो अब सवाल आता है लेकिन रिप्रेजेंटेशन और मनी एलोकेशन में अभी भी नंबर्स जो है डोमिनेट कर रहे हैं, आउटकम्स डोमिनेट नहीं कर रहे। सदर्न स्टेट्स ने क्या करा, आउटकम्स पे ध्यान दिया, नंबर्स पर नहीं दिया, बट वो प्रॉब्लम बन रही है अब उनके लिए। सो वाई 2029 इज अ बिग टर्निंग पॉइंट। ये टाइमलाइन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। हुआ क्या, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने क्या किया, लोकसभा सीट्स फ्रीज कर दी। कब, पहले सेंसस तक, पोस्ट 2026। सेंसस डिले किया गया, एक्सपेक्टेड है कब, 2028 में। उसके बाद क्या है कि डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो रीड्रॉ होंगी और 29 लोकसभा इलेक्शन से पहले ये सब कर दिया जाएगा। पर सवाल ये आता है कि अगर सिर्फ पॉपुलेशन बेसिस बनेगा तो सदर्न स्टेट्स की रिलेटिव पॉलिटिकल पावर गिरेगी डिस्पाइट बेटर गवर्नेंस आउटकम्स। क्या आउटकम्स उनके बेटर है लेकिन फिर भी उनका इन्फ्लुएंस कम है। सो व्हाट इज द सेंट्रल क्वेश्चन, एग्जाम वर्दी लाइन है कि क्या स्टेट्स को उनके राइट डिसीजंस के लिए पनिश किया जाना चाहिए। तो सवाल सिंपल है कि नहीं। तो डिलिमिटेशन का फॉर्मूला सिर्फ हेड काउंट पे बेस्ड नहीं हो सकता, प्योर पॉपुलेशन प्रोपोर्शनैलिटी पे हम इसे वो नहीं कर सकते हैं, फोकस नहीं कर सकते हैं, बेस नहीं बना सकते। तो एडिटोरियल बात करता है 4 पॉसिबल सोल्यूशंस की। पहला सोल्यूशन है कि लोकसभा सीट्स बढ़ाओ, प्रोपोर्शन सेम रखो, 2011 सेंसस यूज़ करो, कोई स्टेट सीट्स लूज ना करे, लोकसभा का साइज 866 एमपीज कर दो। इससे क्या होगा, लीस्ट पॉलिटिकल शॉक मिलेगा एंड स्टिल हाई पॉपुलेशन स्टेट्स को इनडायरेक्ट रिवॉर्ड मिल जाएगा। दूसरा आता है राज्यसभा को फेडरल शील्ड बना दो, लोकसभा सीट्स बढ़ाओ, राज्यसभा में इक्वल स्टेट्स पर स्टेट दो, जैसे कि यूएस सेनेट में होता है फॉर एग्जांपल 10 सीट्स पर स्टेट, 290 एमपीज, ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि फेडरल सेफगार्ड स्ट्रांग हो जाएगा और पॉलिटिकली वेरी डिफिकल्ट लोकसभा डोमिनेंस कम होती है इससे। अगला हमारा सोल्यूशन है टू एक्सपैंड द विधानसभा इंस्टेड, यानी कि विधानसभा को एक्सपैंड करो, एमएलएज पर पॉपुलेशन को इक्वलाइज करो, लोकसभा अनचेंज रखो, स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेशन इससे इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन क्या नहीं होगा, नेशनल पावर इम्बैलेंस सॉल्व नहीं होता इससे। सो व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन, मोस्ट वर्केबल कॉम्प्रोमाइज क्या है, डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब ये एडिटोरियल का कोर रिकमेंडेशन है। कैसे काम करेगा, सवाल ये आता है, ये कहता है कि लोकसभा सीट्स इंक्रीज होंगी, एलोकेशन फॉर्मूला क्या होगा, 60% वेट जो है पॉपुलेशन को दे दो और 40% जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल परफॉर्मेंस को दे दो। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन भी मैटर करेगी और गुड गवर्नेंस भी रिवॉर्ड हो जाएगा। सो साउथ भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ भी कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं होगा और लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एनकरेज हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो डिलिमिटेशन हमेशा से ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। अब सवाल उठता है कि वाई डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी इज जस्टिफाइड। ग्लोबल प्रेसिडेंट देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि कोई रेडिकल आइडिया तो है नहीं है, ग्लोबली भी है, यूरोपियन पार्लियामेंट में यूज़ होता है। बिगर कंट्रीज, जैसे कि बिगर कंट्रीज ज़्यादा सीट्स लेकिन पर कैपिटल रिप्रेजेंटेशन कम, इसकी बात करती हैं। स्मॉलर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं उन्हें कुछ सीट्स मिलती हैं, कम सीट्स मिलती हैं, लेकिन पर कैपिटल रिप्रेजेंटेशन उनका ज़्यादा हो जाता है। सो डेमोक्रेसी और फेडरल फेयरनेस दोनों बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबली के बाद इंडिया प्रेसिडेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी डज दिस। कैसे, क्राइटेरिया इंक्लूड किया गया, इनकम डिस्टेंस का, पॉपुलेशन का, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का और टैक्स एफर्ट्स का। जब फाइनेंस कमीशन पॉपुलेशन कंट्रोल रिवॉर्ड कर सकती है तो डीलिमिटेशन क्यों नहीं कर सकती। ये सवाल बहुत अच्छा है। अब सवाल आता है कि साउथ को क्या करना चाहिए, व्हाट द सदर्न स्टेट्स मस्ट डू। कलेक्टिव पॉलिटिकल वॉइस करो, अभी से कंसेंसस बिल्ड करो, वेट मत करो बात का। डिलिमिटेशन से पहले आपको क्या करना है, डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी को पुश करें। कैसे, एज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, फेडरली फेयर एंड डेवलपमेंटल फ्रेंडली। बॉटम लाइन क्या है, सिर्फ पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन का मतलब है डेवलपमेंट को पनिश करना। डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी एक बैलेंस्ड मिडिल पाथ है जो डेमोक्रेसी को भी बचाता है और डेमोग्राफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रिवॉर्ड करता है। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नंबर्स का रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए बल्कि गवर्नेंस क्वालिटी का भी होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा आता है द लास्ट एडिटोरियल विच इज़ वेयर सिनेमा एंड पॉलिटिक्स मीट एंड वाई तमिलनाडु कीप सीइंग फ्लैश पॉइंट्स। तमिलनाडु शायद इंडिया का सबसे क्लियर एग्जाम्पल है जहाँ पर सिनेमा और पॉलिटिक्स एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे को फ्यूल करते हैं। यहाँ फिल्म्स जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का टूल है और इसी वजह से क्लैशेस जो है एक्सीडेंटल नहीं स्ट्रक्चरल होते हैं। तो सवाल आता है कि वाई सिनेमा पॉलिटिक्स ओवरलैप इज इनएविटेबल इन तमिलनाडु। थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु में जो है जो सिनेमा है वो लॉन्ग टाइम से मास कम्युनिकेशन मीडियम रहा है द्रविडियन पॉलिटिक्स के लिए। किसके लिए,
द्रविडियन पॉलिटिक्स के लिए। कई फिल्म स्टार्स जो है पॉलिटिक्स में आए और चीफ मिनिस्टर्स तक बन गए। फिल्म्स ऑफन एड्रेस करती हैं क्या, किस चीज़ पर ओपनली बात करती हैं, लैंग्वेज पॉलिटिक्स पर, सोशल जस्टिस पर, कास्ट एंड आइडेंटिटी पर और सेंट्रल स्टेट टेंशंस के बारे में। इसीलिए तमिलनाडु में हर पॉलिटिकल फिल्म एक पॉलिटिकल इवेंट बन जाती है। अब लेटेस्ट कंट्रोवर्सी किस चीज़ पर हुई है, ये हुई है जन नायकन एंड पराशक्ति पर। रीसेंट डिबेट सेंसरशिप और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के अराउंड घूमता है। जन नायकन की बात कर लेते हैं। इसमें कौन है, फिल्म स्टार विजय। इससे उनका जो है पॉलिटिकल लॉन्च पैड माना जा सकता है। कैरेक्टर के इनिशियल्स मैच करते हैं उनकी पार्टी से, विच इज़ टीवी के। इनिशियली फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला कुछ एडिट्स के साथ, लेकिन फिर क्या हुआ कि सीबीएफसी के एक मेंबर ने डिसेंट किया। सीबीएफसी के मेंबर ने डिसेंट किया। कंप्लेंट्स आए रिलीजन पोर्ट्रियल, आर्म फोर्स डिपिक्शन के, मैटर कोर्ट्स तक पहुंच गया ना। हुआ रिजल्ट ये हुआ कि पोंगल रिलीज मिस हो गई उसकी ना। क्रिटिक्स क्या कहना चाहते हैं, क्रिटिक्स का कहना है कि ये सिलेक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन है और सीबीएफसी का पॉलिटिकल वेपनाइजेशन। अब बात कर रहे हैं पराशक्ति की। पराशक्ति के फिल्म स्टार कौन है, शिव कार्तिकेयन। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, रेड जाइंट मूवीज, डीएम के लीडरशिप से लिंक्ड है। थीम क्या है, 1960s का एंटी हिंदू एजिटेशन। सो सीबीएफसी ने फिल्म को क्लियर करा, बट 25 कट के साथ हिंदी रेफरेंसेस और सीएन अन्नादुरई के मेंशंस इसमें ट्रिम देखने को मिले। नो क्लियरेंसेस के बाद एलिगेशंस लगे किस चीज़ पर, अनइक्वल ट्रीटमेंट पर। अगर जन नायकन डिले हो सकती है तो पराशक्ति का स्मूथ क्लियरेंस क्यों देखने को मिला। नो सीबीएफसी का सवाल उठता है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका क्या काम होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, फिल्म्स को सर्टिफाई करना, आइडियाज़ को सेंसर करना नहीं, डिफाइन टाइमलाइंस फॉलो करना, रीजन और ट्रांसपेरेंट ऑर्डर को मानना या देना। अब ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी में डाउट्स उठते हैं किस चीज़ पर। एक सिंगल मेंबर का डिसेंट पूरी रिलीज डिटेल कर सकता है। पॉलिटिकली सेंसिटिव जो फिल्म्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड शिफ्ट होते रहते हैं, कोर्ट्स को बार बार इंटरवीन करना पड़ता है इसमें। सो सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है प्रिडिक्टेबल नहीं लगता। नॉट न्यू बट रिकरिंग, मतलब ये पैटर्न पहले भी दिख चुका है। कब देखा था हमने, विश्वरूपम 2013 में क्लियरेंस के बाद बैन लगे थे उस पर। मिर्साल जो है 2017 में पॉलिटिकल डायलॉग एडिट्स हुए थे। और मनुषी 2025 में कोर्ट ने सेंसरशिप रिड्यूस कर दी थी। नाउ सीनियर फिल्म मेकर्स का आर्ग्यूमेंट है ये सिर्फ रेगुलेशन नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल ओवररीच है और पॉलिटिकल प्रेशर का मिक्स है। नाउ पॉलिटिक्स, परसेप्शन एंड पावर। रीजनल पार्टीज का एलिगेशन है कि सेंटर स्टैट्यूटरी बॉडीज के थ्रू नैरेटिव शेप कर रहा है। सेंटर का स्टैंड है सीबीएफसी जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है। और रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि कोच को बार बार रेफरी बनना पड़ रहा है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। डिलेज, लॉसेस एंड इनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि अब भी कंट्रोवर्सीज कंटिन्यू क्यों कर रही हैं, वाई कंट्रोवर्सीज स्टिल कंटिन्यू एंड विल कंटिन्यू। नो सिंपल रीज़न क्या है कि तमिलनाडु में फिल्म्स जो हैं वो पॉलिटिकल पावर रखती हैं। इलेक्शन साइकिल्स जो है इसे इंटेंसिफाई कर देते हैं। सर्टिफिकेशन रूल्स क्लियर और कंसिस्टेंट नहीं है। एंड जुडिशियल रिलीफ आता है, पर ये आता है बाद में, जब तक डिलेज और लॉसेस हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ द लार्जर टेक अवे, तमिलनाडु में सिनेमा पॉलिटिक्स को सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जब तक फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और इंसुलेटेड नहीं होती पॉलिटिकल प्रेशर से, तब तक सिनेमा पॉलिटिक्स का नेक्सस कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता रहेगा, जहाँ क्रिएटिविटी हमेशा पावर के शैडो में नेगोशिएट करेगी। सो तमिलनाडु में जब सिनेमा बोलता है, पॉलिटिक्स सिर्फ सुनती है, रिएक्ट भी नहीं करती। सो तमिलनाडु में जब सिनेमा बोलता है, पॉलिटिक्स सिर्फ सुनती नहीं है, रिएक्ट भी करती है। सो इट ऑफन रिएक्ट्स। और इसके साथ हमारे आज द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।